नमस्कार, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण। पर्सनैलिटी को किन विद्वानों ने बांटा, किस आधार पे बांटा। पूर्व की क्लास में हमने हिप्पोक्रेट्स को पढ़ लिया, क्रेसमर, सेल्डन, युंग, इन सबको हमने थोरनडाइक को भी पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेंगर मोदिया को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? स्पेंगर मोदिया को। तो आप नेक्स्ट जो भी आपके पास संख्या है 6 नंबर होगी शायद, तो आप देखेंगे स्पेंगर का वर्गीकरण, व्यक्तित्व वर्गीकरण। ठीक है बेटा, ये थोड़े से हार्ड है, आपको प्रश्न यहां से देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इनकी बुक देख लेते हैं, कौन सी बुक है जिसमें इन्होंने ये वर्गीकरण किया है। तो बुक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन। टाइप्स ऑफ मैन, टाइप्स ऑफ मैन। ये याद रखेंगे। कब दी थी ये पुस्तक? 1923 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अब आपको पूछेगा इसका आधार क्या है या वर्गीकरण किस आधार पे किया है, तो ध्यान रखिएगा इनका जो वर्गीकरण आधार है वो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है। आप लिख सकते हैं समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण किया है। दृष्टिकोण के आधार पर के अनुसार वर्गीकरण किया है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या होता है? जैसे हम समाज में रहते हैं, उस समाज के अंदर हमारे पास बहुत सारे लोग रहते हैं, सबका काम अलग अलग है, सबकी रुचियां अलग अलग हैं। तो उसी आधार पे इन्होंने क्या कर दिया? व्यक्तित्व का वर्गीकरण कर दिया। कैसे याद रखना है? एक ही ट्रिक से याद रह जाएगा। एक ट्रिक याद रखनी है आपने, क्या कि राधा आशा से सुंदर है। बस ये सारे इनके जो वर्गीकरण इन्होंने किए हैं वो सारे आ गए इसमें। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। रा से याद रखना है पहला 1 नंबर, राजनीतिक प्रवृत्ति वाले। क्या लिखेंगे? राजनीतिक प्रवृत्ति वाले। अब इसको समझाने की आपको आवश्यकता होनी नहीं चाहिए कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति ज्यादा करते हैं। तो ये व्यक्ति जो होते हैं ये प्रभुत्व सत्ता में विश्वास रखते हैं। एक तो ये शब्द याद रखिएगा, प्रभुत्व सत्ता, यानी खुद को क्या मानते हैं? आगे रखते हैं, है ना, अपने नीचे काम करवाने के ज्यादा। प्रभुत्व सत्ता होती है, उच्च नियंत्रण क्षमता होती है इनके अंदर, उच्च नियंत्रण करने की क्षमता होती है, नियंत्रण करता। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या होते हैं? प्रभुत्व सत्ता वाले होते हैं, उच्च नियंत्रण करता होते हैं, हर स्थिति में क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं। रहा आ गया, अब आएगा धा। धा से याद करना है धार्मिक प्रवृत्ति वाले। कैसे? धार्मिक प्रवृत्ति वाले। तो धार्मिक प्रवृत्ति तो आप समझ गए, किसमें विश्वास करेंगे? धर्म में विश्वास करेंगे। तो आप लिख सकते हैं धर्म, ईश्वर में विश्वास, में विश्वास। आप निष्पादन में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये कौन हो सकते हैं? राजनीतिक वाले तो अपने को समझ में आ ही रहा है, नेता हो सकते हैं। कौन होंगे बेटा? नेता। नेता जो लोग होते हैं वो इस प्रवृत्ति के होते हैं। अब इसमें कौन कौन आ जाएंगे? इसमें देखो भगत आ जाएगा एक तो, ठीक है, पुजारी आ जाएगा, है ना। पुजारी जो होते हैं वो इसी प्रवृत्ति के होते हैं। कोई भी महात्मा है, कोई भी संत है, वो इसी प्रवृत्ति का माना जाता है। महात्मा कह दो, संत कह दो, ये सारे इसी प्रवृत्ति। ये किस में विश्वास करते हैं? धर्म में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति में देखने को मिलती है। अब आगे अपने पास 3 नंबर है आशा। आ से याद रखना है आर्थिक प्रवृत्ति वाले। ऐसे व्यक्ति हर चीज में क्या सोचते हैं? अपना मुनाफा समझते हैं, अपना फायदा। ऐसे जो लोग हैं वो प्रत्येक कार्य में किस काम, लाभ की, आप लिखना चाहो तो लिख लो, प्रत्येक कार्य लाभ की दृष्टि से, प्रत्येक कार्य लाभ की दृष्टि से करते हैं, लाभ की दृष्टि से प्रत्येक। तो कौन हो सकते हैं ऐसे? आपने देखा होगा साहूकार। गांव के अंदर कौन होता है? साहूकार होता है। व्यापारी वर्ग जो होता है वो हमेशा फायदा देखता है। व्यापारी वर्ग आपको कहता है आपको हम वो रेट लगा रहे हैं, कोई रेट नहीं लगाता भैया, पैसे कमाते हैं सब, सीधा सा अर्थ है। कोई किसी का नहीं सगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो देखो आ तक आ गया सा। तो ऐसे व्यक्ति भी आपको देखने को मिलते हैं समाज में। तो सामाजिक प्रवृत्ति, कैसी प्रवृत्ति वाले? सामाजिक प्रवृत्ति वाले।
और ये कौन से होते हैं? सामाजिक प्रवृत्ति वाले। इन लोगों में क्या होगी? दया होगी, सहयोग की भावना होगी, सहयोग की भावना। आपने देखा होगा मुसीबत में काम आते हैं, सुख दुख में ये हमारे साथ रहते हैं, सहानुभूति वाले होते हैं, सहानुभूति। तो ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें हम कौन से? तो ध्यान रखना, शिक्षक जो होता है वो इसी प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है वो इसी प्रवृत्ति का होता है, सामाजिक कार्यकर्ता। तो यहां तक हमने पढ़ा रा, धा, आ, सा, ये चारों आगे रा, धा, आ, सा। अब अपने पास रह गया 5 नंबर में है से। 5 नंबर में अपने पास क्या था? से। और से याद रखना है सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले, सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले। तो सैद्धांतिक प्रवृत्ति का अर्थ दिख रहा है, ये किसको मानेंगे? ये व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांतों पे ज्यादा बल देते हैं। आप लिख लीजिएगा फिर भूल जाओगे। ये व्यवहार की अपेक्षा, व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांतों पर ज्यादा बल देते हैं, सिद्धांतों को महत्व देते हैं। कैसे? आपने देखा होगा हमारे समाज में आसपास में ऐसे संत लोग आ जाते हैं, वो अपने विचार दे देते हैं। जैसे अपने एक संत की बात करेंगे, हरियाणा के अंदर थे, वो कहते थे कि किसी के आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। हम नाम नहीं लेंगे उनका, आप समझ जाना। आशीर्वाद नहीं देना, किसी के सिर पर ऐसे हाथ नहीं फेरना कि भैया खुश रहे, राजी रहे, ऐसे आशीर्वाद नहीं। कहते ऐसा करने से आयु घटती है। अब ये सिद्धांत हो गया। उनको जो मानने वाले लोग हैं वो कभी भी आशीर्वाद नहीं देते। तो ये क्या हो गया? सैद्धांतिक हो गए, सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यक्तियों में लगभग दार्शनिक आपको मिल जाएंगे, दार्शनिक प्रवृत्ति के। पत्रकार जो होते हैं वो देखिए, जो खेल की पत्रकारी करेगा वो खेल के हिसाब से करेगा, राजनीति की करेगा राजनीति, फिल्मों की करेगा, बॉलीवुड की करेगा, तो उसी। तो ध्यान रखना ये सैद्धांतिक है, इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और लेखक होते हैं वो एक ही क्षेत्र में लिखते हैं। जैसे आपने वेद प्रकाश के नोवेल वगैरह पढ़े होंगे, तो वो। अब आ गया राधा आशा से सुंदर है। सुंदर से याद रखना है आपने सौंदर्यात्मक, सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति। कैसी प्रवृत्ति? सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले। ये कौन से होते हैं? ये सुंदरता। हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है और सुंदर वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। आपके कितनी सुंदर बहू आ जाए, आपको कितना ही सुंदर दूल्हा बन जाए, परंतु आपकी नजरें हमेशा किसी न किसी को ढूंढती रहती हैं, क्योंकि व्यक्ति हमेशा सुंदरता का क्या रहा है? भूखा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो सुंदरता की तलाश में रहते हैं, है ना, तो आपको देखने को मेरे वैसे तो सारे ही होते हैं, परंतु नहीं, आप सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं वो कैसे होंगे? तो आप लिखेंगे, यहां लिखेंगे, प्रत्येक वस्तु को कला की दृष्टि से देखते हैं। प्रत्येक वस्तु को कला की दृष्टि से, कला की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे कौन होते हैं गुरुजी? चित्रकार जो होता है ना, वो हमेशा ऐसी, आप एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो लिख लेना चित्रकार। मूर्तिकार बड़ा गौर से देखता है ना, मूर्तिकार कभी बनाते हुए देखना, तो वो सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। और कौन होता है गुरुजी? प्रकृति प्रेमी भी इसी के अंतर्गत आते हैं, प्रकृति प्रेमी। साहित्यकार, ये भी इसी के अंदर आते हैं, साहित्यकार आदि। तो ये सब क्या है? सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति। तो आपको मैंने बताया था राधा आशा से सुंदर है, सुंदर से सौंदर्यात्मक। तो ये हो गया उसके 6 प्रकार। तो आपको कहां दिक्कत आई? कहीं नहीं आई गुरुजी, आपने पढ़ा दिया। चलिए तो बताइएगा। तो ये अपना हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं 7 नंबर, और ये भी पेपर में पूछा जाता है, टाइप ए व टाइप बी। टाइप बी, ठीक है। व्यक्तित्व वर्गीकरण, व्यक्तित्व वर्गीकरण ये थोड़ा सा नया है, इसलिए आपको करवाना पड़ रहा है, ठीक है। व्यक्तित्व वर्गीकरण टाइप ए और टाइप बी कर देने वाले विद्वान कौन है? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिपादक। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है इसका, तो आप लिखेंगे फ्रीडमैन। कौन है इसके प्रतिपादक? है फ्रीडमैन।
और इनका साथ दिया था रोसेनमैन ने, और रोसेनमैन सॉरी, और ये कहां के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने व्यक्तित्व को दो ही भागों में बांटा था, परंतु बाद में इसके अंदर और विद्वानों ने आके नए नए जोड़ते गए। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं टाइप ए, यानी टाइप ए वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ध्यान रखना, ये समय के बड़े पाबंद होते हैं, पंचुअल होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती हैं, इसीलिए हमेशा प्रयास में लगे रहते हैं। तो एक नंबर आदमी होता है, ऐसे याद रख लो इसको, ए से याद रख लो, A1 होता है। और A1 आदमी किसको मानते हैं? जो कभी हार नहीं मानता। तो आप इसमें लिखेंगे प्रवृत्ति के व्यक्ति, टाइप ए प्रवृत्ति के व्यक्ति समय के क्या होते हैं? पाबंद होते हैं। और क्या होते हैं? महत्वाकांक्षी होते हैं, महत्वाकांक्षी, इनकी आकांक्षाएं बड़ी होती हैं, महत्वाकांक्षी। ठीक है। प्रतिस्पर्धा अंदर रखते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित, तथा एक बार जो काम ठान लिया वो करके छोड़ते हैं। एक बार में एक से अधिक कार्य करने वाले, अब अपन पढ़ेंगे इसी का टाइप बी। बस ऐसे याद रखना है आपने, टाइप बी, और बी से याद रखना है बिस्तर। ऐसे आदमी बिस्तर पर रहते हैं, आराम पसंद होते हैं, ज्यादा कुछ करने के इच्छुक नहीं होते। तो आपको याद रखना है टाइप बी कौन से होते हैं? ये आराम पसंद वाले होते हैं। तो आप लिखेंगे ये आराम पसंद होंगे, तो उसको कोई आदमी कुछ भी कहता रहे, सुनता रहेगा, तो सहनशील भी होता है। क्या होता है? सहनशील भी होता है। किसी की बातों गुस्सा करेगा तो फिर वो उसको आलस त्यागना पड़ेगा, सहनशील भी होता है। और कोई भी जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भाग ही नहीं लेता, तो क्या होगा? अप्रतिस्पर्धी होता है, स्पर्धी होता है। अब क्या हुआ? कुछ विद्वान और आए, उन्होंने कहा कि यार दो ही प्रकार थोड़ी है, तीसरा प्रकार भी तो हो सकता है। तो इसके अंदर एक तीसरा प्रकार जोड़ा गया। तीसरा प्रकार किसने जोड़ा? नंबर आप लिखेंगे मोरिस के अनुसार। मोरिस विद्वान थे, उन्होंने तीसरा प्रकार जो दिया मोरिस के अनुसार। आप लिखेंगे टाइप सी। कौन सा? टाइप सी। वो कहता है कि मोरिस के अनुसार टाइप सी है, और ये टाइप सी वाले जो होते हैं ना, टाइप सी वाले व्यक्ति कैंसर पीड़ित होते हैं, वाले व्यक्ति कैंसर। अब सी से याद रखना, सी का मतलब कैंसर, ऐसे याद रख सकते हो। सी का मतलब क्या है? कैंसर। कैंसर के प्रति संवेदनशील, कैंसर के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। ये बात संवेदनशील होते हैं। ये सी प्रकार किसने जोड़ा है? तो ध्यान रखना, ये मोरिस ने जोड़ा था। फिर एक प्रकार और जोड़ दिया किसने? डेमोलेट ने। किसने जोड़ा है? डेमोलेट के अनुसार। एक प्रकार और जोड़ दिया इसमें, और नाम दे दिया टाइप डी। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? तो ध्यान रखना, ये जो अवसाद होता ना, ये अवसाद, दुखी प्रवृत्ति के आदमी जो होते हैं, ये अवसाद में प्रवीण होते हैं, रोने धोने में। ठीक है। अवसादग्रस्त, चिंताग्रस्त जो होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये था अपना किसका वर्गीकरण है? ए और बी का, फ्रीडमैन और रोजेनविंग का, जो अमेरिका के थे। तो अपन पढ़ के आए। अब एक वर्गीकरण है जो कहते हैं कि साइकोलॉजी का अंतिम वर्गीकरण है। क्या है?
व्यक्तित्व का अंतिम वर्गीकरण है। यह है आपका 8 नंबर वर्गीकरण। ठीक है, व्यक्तित्व का अंतिम वर्ग, इसे षटकोणीय मॉडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? षटकोणीय मॉडल। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि षटकोणीय मॉडल किसका है, आपको ये प्रश्न पूछ लेता है, तो ध्यान रखना षटकोणीय मॉडल यह है जी हॉलैंड का है। और कब दिया था? 1985 में। कहते हैं उसके बाद में आज तक कोई व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं किया गया है, किताबों के अनुसार बात कर रहे हैं। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया, षट का अर्थ होता है 6 और कोण का मतलब, यानी ये कहता है कि आदमी के अंदर 6 प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं और वो अलग अलग विशेषताएं होती है। तो कौन कौन से देख लेते हैं। षटकोणीय मॉडल की बात करें, जी हॉलैंड 1985 में दिया। ये ट्रिक है, आप इसे याद करना चाहें तो कर सकते हैं, ट्रिक है ये। देखो ये अपना नाम आ जाएगा RAI, राय सिंह नाम है मेरा, तो आ जाएगा राय सेक्टर, ऐसे याद रख सकते हो, RAISEC, राय सेक्टर, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। RAI यानी राय सर पढ़ा रहे हैं और आपको सेक्टर बता रहे हैं। ये देखिए 6 प्रकार दिए इन्होंने। पहला दिया है रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी। ऐसे लोग जो लोग होते हैं वो हमेशा किसमें विश्वास करते हैं? सत्यता में विश्वास करते हैं। 2 नंबर में देखो आर्टिस्ट अर्थात कलाकार। आपने देखा होगा गाने नाचने वाले, है ना, कला दिखाने वाले, ऐसे कलाकार जो श्रेणी के लोग होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 की बात करें, इन्वेस्टिगेटिव यानी अन्वेषक। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? बड़ी खोजबीन करते रहते हैं, हमेशा नए कार्यों में लगे रहते हैं, कोई ना कोई नया कार्य करेंगे, है ना, माइंड का काम कर लेंगे, कोई नई चीजों के बारे में सर्च कर लेंगे। चौथा है सोशल, सामाजिक। ऐसे लोग हमेशा दया प्रेम भावना के साथ दूसरों की मदद करते रहते हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं वो होते हैं। फिर है इंटरप्राइजिंग यानी उद्यमी। ऐसे लोग, व्यापारी वर्ग जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। ये हमेशा लाभ की दृष्टि से हर कार्य को करते हैं। तो इंटरप्राइजिंग लोग भी आपके सामने देखने को आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको आराम से उतारिएगा। छठा है कॉन्वेंशनल यानी रूढ़िवादी लोग। ऐसे लोग जो पुरानी परंपराओं को मानते हैं। तो आपने देखा होगा कि अंधविश्वास, भगवान में विश्वास रखते हैं, अंधविश्वासी होते हैं कि टूणा टोटका कर देता है, नजर लग जाती है ना, तो हमारा परिवार खेती में क्या काम किया करता, तू भी खेती कर ले, रूढ़िवादी बातें करते हैं। तो ये 6 प्रकार बताए थे जी हॉलैंड ने, तो आपको इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो ये हमने व्यक्तित्व के मुख्य मुख्य वर्गीकरणों को पढ़ लिया है। अब आपको ये प्रश्न ये पूछ सकता है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो यहां से भी प्रश्न आपका आ जाएगा। तो अपन यहां लिख लेते हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो हमारे पास आता है वंशानुक्रम। कैसे? क्योंकि हमें क्या चाहिए? आंतरिक और बाह्य परिवर्तन चाहिए। आंतरिक बाह्य की बात करें, जैसे आपके माता पिता की हाइट बहुत ज्यादा है तो आपकी हाइट भी सामान्यतः 90% तक क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। माता पिता की हाइट छोटी है तो आपकी भी हाइट छोटी होगी, वंशानुक्रम पे ना। माता पिता काले वर्ण के हैं तो आप भी काले वर्ण के हो सकते हैं, नाट्य कद के हैं तो आप भी नाट्य कद के हो सकते हैं। तो वंशानुक्रम जो होता है ना, ये व्यक्तित्व को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो सब सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक यही है आपका। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आपको प्रभावित ही कौन करेगा? सबसे पहला कारक वंशानुक्रम आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। ठीक है। 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर आता है वातावरण। आप किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं, ये वातावरण भी आपके व्यक्तित्व को बड़ा प्रभावित करता है। अब वातावरण कौन कौन से होते हैं आपको मैंने करवा दिया, फिर भी यहां दोबारा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ए, घर का वातावरण। घर का वातावरण अगर अच्छा है तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। घर का वातावरण लड़ाई वाला है तो आपका भी वातावरण लड़ाई वाला होगा। बी, घर का, फिर आएगा परिवार का, परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण अगर बात करें तो सबसे बड़ा योगदान इसी का रहता है, सबसे बड़ा योगदान। कैसे? जैसे आपके परिवार की लाइन खेतीबाड़ी की, तो आपको खेतीबाड़ी में जिस बिजनेस में आप उसी क्षेत्र में जाएंगे। जैसे आपके परिवार में ज्यादा नौकरी लगे हुए हैं तो आप भी नौकरी की तरफ भागेंगे। तो परिवार का बड़ा योगदान रहता है, ये मोटिव करता रहता है परिवार। ठीक है। फिर हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां का वातावरण भी आपको प्रभावित करेगा, तो समाज का वातावरण भी आपको प्रभावित करेगा। नंबर 4 डी, आप किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, भौतिक वातावरण, आपकी जलवायु, आपका तापमान, ये सब चीजें।
फिर आप जाएंगे, इन वातावरण से निकल के जाएंगे विद्यालय। तो विद्यालय का वातावरण कैसा है? विद्यालय में अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं या वेस्टर्न कल्चर से करवाया जा रहा है ना? आजकल के जो कॉन्वेंट स्कूल है वो वेस्टर्न कल्चर पर है ना? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बालिकाओं को छोटे छोटे कपड़े पहना देते हैं, है ना, स्कर्ट जिन्हें बोला जाता है। तो ये एक क्या है, अगर हम बोले तो बलात्कार का कारण है, हवस का कारण है, जिससे मानव की जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, एक सभ्यता नहीं है, हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। तो विद्यालय का जो वातावरण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। फिर आ जाएगा EF, कक्षा कक्ष का वातावरण, ये भी कैसा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तो ये जो वातावरण है ये भी आपके व्यक्तित्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट हम पढ़े लिखेंगे आगे। तीसरा है जन्म कर्म। जन्म वातावरण की अगर बाद में बात करें तो ये सबसे बड़ा आपका प्रभावित करने वाला कारक है। जन्म कर्म कैसे, आपने पहले जन्म लिया, आपके घर के अंदर पहले कोई बालक नहीं था और आपने एक छोटे बालक के रूप में, तो आपका व्यक्तित्व क्या है, आपको तो खुद निर्माण करना है, परंतु आपके बाद में जो बच्चा जन्मेगा वो हर चीज आपसे सीख लेगा, आपसे पहले सीखेगा। कैसे कि आपने कोई चीज 10 दिनों में सीखी तो वो बालक आपको देखेगा तो वो आपसे जल्दी सीखेगा, वो 5 ही दिन में उस चीज को सीख लेगा। तो ये जन्म कर्म, तो हमेशा ध्यान रखना कि पहले जन्मा हुआ बच्चा क्या होता है, हमेशा एकांत प्रिय होता है, क्योंकि उसके सामने कोई एक्टिविटीज करने वाला नहीं है। तो एकांत प्रिय होता है, स्वयं निर्भर होता है, और जब दोबारा जन्मेगा वो उससे तो बात करने के लिए आप पहले से विराजमान हो। तो ध्यान रखिएगा, पहले जन्मा हुआ बालक हमेशा एकांत प्रिय होता है, स्वयं निर्भर होता है, बेचारा सारा काम खुद को करना होता है। तो ये जन्म कर्म भी बड़ा प्रभाव डालता है। फिर अगर बात करें नंबर 4 की, परिवार का आकार। अगर आपके परिवार का आकार बड़ा है तो आप पर ध्यान बहुत ही कम दिया जाएगा, ठीक है। परिवार अगर बड़ा है, परिवार आपका खंडित है, टुकड़ों में बंटा हुआ है, तो फिर आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के हो सकते हैं। लड़ाई झगड़ा चलता है परिवार में तो आपका स्वभाव ऑटोमेटिक, आपका व्यक्तित्व क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। सौतेले माँ बाप का होना, वो अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो व्यक्तित्व में प्रभाव आ जाएगा। माता पिता का संबंध विच्छेद होना, तलाक हो जाना, या माता पिता दोनों में से एक का एक्सपायर हो जाना, तो भी आपके व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, परिवार का आकार कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, ठीक है। फिर है नंबर 5, गरीबी, निर्धनता। यह भी आपके व्यक्तित्व को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। कैसे, क्योंकि हमारे पास विचार तो बहुत है, परंतु ऊपर का जो पहनावा है वो बढ़िया रखने के लिए हमारे पास कोट पैंट शर्ट नहीं है, तो व्यक्तित्व इससे भी प्रभावित होता है। गरीबी निर्धनता से भी आपका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। फिर हम बात करें धर्म वह संस्कृति, इससे भी आपका व्यक्तित्व क्या होता है, प्रभावित होता है। कैसे गुरुजी, धर्म से। जैसे हमारा अगर बात करें धर्म, कई धर्म ऐसे हैं, जैसे अपन सिख धर्म की बात करें, हम उनका सम्मान करते हैं, तो उनसे कई बार उनके व्यक्तित्व को हम कैसे पहचानते हैं, सिख नाम आते ही कि उनके सर पर पगड़ी होगी, बड़े बड़े बाल होंगे, दाढ़ी होगी, एक तरफ कृपाण होगी। अगर सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म को ऐसे पहचाना जाता है। हम मोहम्मदन की बात करें, मुस्लिम की, तो आपके सामने एक बुर्के वाली महिला आती है। तो ये सब क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब सिख धर्म का कोई भी बालक है वो क्लीन शेव रखना चाहता है, परंतु धर्म इजाजत नहीं दे रहा। सुंदर दिखना चाहता है, तो वैसे दाढ़ी में भी सुंदर दिखते हैं, परंतु उसकी इच्छा है कि मैं क्या रखूं, दाढ़ी नहीं रखूं, मैं क्लीन शेव रखूं, तो फिर वो नहीं कर पाएगा, धर्म है ना। उसी प्रकार मोमडन की महिलाओं की इच्छा है कि हम सीधे घूमे बाजार में, परंतु नहीं घूम पाते, उन्हें बुर्का वगैरह रखना पड़ता है, नकाब रखना पड़ता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारे व्यक्तित्व को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब ये तो थे हमारे क्या, पारिवारिक। अब आते हैं जैविक कारक, जो आपके व्यक्तित्व को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। कौन से कारक है, जैविक कारक। अब जैविक कारकों में देखें तो सबसे पहले आता है आपका स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप फिजिकल फिट है, तो आपका व्यक्तित्व 1 नंबर होगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया होगा। फिर हम 2 नंबर की बात करें, शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट, आपके शरीर की जो बनावट है वो सुंदर है, अगर कुरूप हो तो फिर भी आपका व्यक्तित्व क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। नंबर 3 की बात करें, आपके अंदर बुद्धि कितनी का है, कम बुद्धि की हो तो भी आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। बौद्धिक क्षमता, और ज्यादा बुद्धि की हो तो भी आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा, बौद्धिक क्षमता। फिर है स्नायु मंडल, नेरो सिस्टम जिसे बोलते हो, ये भी आपका
ठीक है, आपके बैठने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, ये सब चीजें, खाने पीने का स्टाइल, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये सब चीजें आपको क्या करती हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ये सब चीजें आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसको वर्गीकरण, किस प्रकार के सिद्धांत हैं, क्या क्या हैं, इनको कैसे मापा जाता है, इन चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।